मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी से हूँ। आज हम लोग उपयोगिता विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। उपयोगिता विश्लेषण या बीए प्रथम सेमेस्टर में कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार यूनिट के अंतर्गत यह चैप्टर है। उपयोगिता जो हमारे पूरे आर्थिक क्रियाओं का सेंटर कहा जाता है, क्योंकि पूरी आर्थिक क्रियाएं उपयोगिता पर ही निर्भर है। जैसा कहा गया है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें उपभोक्ता अपनी असलित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने की कोशिश करता है, और वही जो उसके पास सीमित साधन है उसी के द्वारा वह नियंत्रित होता है। तो उपयोगिता विश्लेषण एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग वह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि लोग वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता के आधार पर कैसे चुनाव करते हैं। उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता किसी भी उपभोक्ता द्वारा जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है, जब उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उससे जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है वही उपयोगिता है। उस वस्तु से जो उपभोक्ता को संतुष्टि या लाभ मिलता है वही उपयोगिता कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता विश्लेषण का अर्थ एक ऐसी अवधारणा के रूप में समझा जा सकता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या कल्याण को जानने और मापने पर बल देती है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता लोगों द्वारा अपने विकल्पों और उपभोग से प्राप्त होने वाली खुशी, संतुष्टि या लाभ के व्यक्तिपरक माप को दर्शाती है या व्यक्तिगत माप को दर्शाती है। उपयोगिता सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक केंद्रीय अवधारणा है जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का आकलन करती है। उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है व्यक्तिपरक। उपयोगिता जो है व्यक्तिपरक होता है। तात्पर्य है कि यह उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। कहीं वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक के लिए ज्यादा हो सकती है, दूसरे के लिए वह कम हो सकती है। दूसरा है सापेक्ष। उपयोगिता सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है, समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कहा जाए कि इस समय अगर गर्मी का समय है तो इस समय उलन या गर्म कपड़े की कोई उपयोगिता नहीं महसूस होगी, तो यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। तीसरा है नैतिकता से असंबंधित। उपयोगिता का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई जो गलत व्यक्ति होता है उसके लिए गलत काम करने से उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे कोई नशीला पदार्थ लेने वाला व्यक्ति है या कोई डकैती चोरी करने वाला व्यक्ति है तो उसको उसी से उपयोगिता मिलती है। तो उपयोगिता का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। चौथा है मापना कठिन। उपयोगिता को मापना कठिन है क्योंकि उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं, उसको संख्यात्मक रूप से माप नहीं सकते हैं। क्या उपयोगिता मापी जा सकती है? क्या उपयोगिता को हम माप सकते हैं? इस पर दो विचारधाराएं हैं, दो दृष्टिकोण है। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं मुख्य रूप से वह मार्शल है। मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उन्होंने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग किया है कि हम किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की जो कीमत देने के लिए हम तत्पर
बराबर रहते हैं वही कीमत उस वस्तु की उपयोगिता की माप है। इसको मार्शल ने कहा था और इसको उन्होंने यूटिल्स नामक मात्रात्मक संख्यात्मक इकाइयों में मापने की बात उन्होंने कही थी। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच, इसको हिक्स और एलन ने परेटो हिक्स और एलन ने इसको बताया था। यह दृष्टिकोण मार्शल के दृष्टिकोण से सहमत न होने पर इन्होंने इसको बताया था कि नहीं, उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, संख्यात्मक रूप से माप नहीं सकते, क्योंकि वह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, उसको हम माप नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम केवल क्रम दे सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो एक इकाई से कितना मिला, दूसरे से कितना मिला, हम उसको एक क्रम दे सकते हैं। इससे ज्यादा मिल रहा, उससे कम इससे मिला, उससे कम इससे मिला, हम उसको एक क्रम बता सकते हैं। इसको हम संख्यात्मक रूप से माप नहीं सकते। अब आते हैं हम उपयोगिता के प्रकार पर। उपयोगिता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता जो है, जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, जब हम किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे हमने 5 बिस्किट खाया, 5 बिस्किट खाया तो 5वीं बिस्किट से या 5वीं बिस्किट के उपभोग करने से जो हमको उपयोगिता प्राप्त हुई उसको हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। एक फार्मूले की तरह मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n इकाई माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 इकाई। यानी इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर, यानी इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर n इकाई की कुल उपयोगिता माइनस n माइनस 1 इकाई की कुल उपयोगिता से हम भी मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। अब आइए सीमांत उपयोगिता को हम सारणी और रेखा चित्र के द्वारा भी समझेंगे। यह सारणी सीमांत उपयोगिता की सारणी है। एक तरफ x वस्तु की इकाइयां दी हुई है, दूसरे तरफ उस वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दी हुई है। पहली इकाई के उपभोग करने से उपभोक्ता को 40 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरी इकाई से 30 इकाई, दूसरी वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग करने से उसको 30 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वस्तु की तीसरी इकाई के उपभोग करने से उसको 20 इकाई। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों की मात्रा, उपभोग की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। एक सीमा के बाद हम देख रहे हैं कि 5वीं इकाई का उपभोग करने पर उसको 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसका तात्पर्य है कि 5 इकाइयों के उपभोग करने के बाद उसको तृप्त बिंदु या उसको संतुष्टि, पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद भी अगर वह अगली इकाई का उपभोग करता है, 6ठी इकाई का उपभोग करता है, तो उसको नकारात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। क्योंकि एक जब उसको संतुष्टि, पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त हो गया तो उसके बाद अगर हम किसी भी वस्तु का उपभोग करेंगे तो या तो हमको वो अच्छा नहीं लगेगा या तो उससे हमको कोई न कोई नुकसान होगा, इसलिए नकारात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। यह था सीमांत उपयोगिता सारणी। आइए हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता रेखाचित्र। इसमें x अक्ष पर x वस्तु की इकाइयों को लिया गया है, y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता को लिया गया है। OY सीमांत उपयोगिता और OY डैश सीमांत अनुपयोगिता। जब पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो उपयोगिता 40, जब दूसरी इकाई का करते हैं तो घटता जाता है 30, तीसरी का करते हैं तो सीमांत उपयोगिता फिर 5वीं इकाई पर 0 हो जाता है, जहां पर उसको पूर्ण तृप्त या पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होता है। अगर उसके बाद भी 6ठी इकाई का करता है तो उसको उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है, जो कि -10
फिर सातवीं पर -20। इसका मतलब है कि अगर हम उपयोगिता को आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमको ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये जो रेखा है देख रहे हैं क्रमशः जैसे जैसे वस्तु की उपभोग इकाई बढ़ रही है सीमांत उपयोगिता रेखा नीचे की ओर आ रही है, और जहां पर शून्य सीमांत उपयोगिता है वह यहाँ पर उसको पूर्ति की बिंदु या कहेंगे या पूर्व संतुष्टि का बिंदु, उसके बाद यह नकारात्मक सीमांत उपयोगिता रेखा नीचे की ओर बता रही है कि नकारात्मक सीमांत उपयोगिता उसको प्राप्त हो रही है। तो यह सीमांत उपयोगिता रेखा। अब हम आते हैं दूसरा, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता जब उपभोक्ता किसी वस्तु के एक निश्चित समय में एक निश्चित मात्रा का किसी वस्तु को एक निश्चित मात्रा का उपभोग करता है तो सभी वस्तुओं से जो उसको उपयोगिता प्राप्त होती है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिताओं के योग को या सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को भी हम कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी उपभोक्ता को एक निश्चित समय के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की एक विशिष्ट मात्रा का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली समग्र संतुष्टि या खुशी है, या किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तु के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सभी सीमांत उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब आइए हम जो है कुल उपयोगिता को हम सारणी द्वारा पहले देखेंगे, उसके बाद फिर रेखा चित्र द्वारा। सारणी कुल उपयोगिता सारणी में इधर x वस्तु की इकाई क्रम से दी हुई है, फिर सीमांत उपयोगिता प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, और फिर कुल उपयोगिता। पहली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वह 40 इकाई है, दूसरी वस्तु की इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 है, तीसरी से 20 है, चौथी से 10 है, और पांचवी से 0 है, छठी से ऋणात्मक 10 है, और सातवीं से -20 है, यानी 20 है। अब हम बात कर रहे थे कि सभी वस्तुओं से प्राप्त सभी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के योग को ही हम कुल उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ देखिए कुल उपयोगिता में हर एक सीमांत उपयोगिता ऐड होती जा रही है। पहली इकाई केवल एक इकाई का उपभोग करेगा तो कुल उपयोगिता केवल 40 होगी, तो 2 इकाई का करेगा तो दोनों का योग यहाँ 70 हो जाएगा, 40 + 30 = 70। इसी प्रकार से 3 इकाई का केवल उपभोग करता है तो तीनों का योग 90। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिताएं जुड़ती जाती हैं और वही कुल उपयोगिता होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 5 इकाइयों का उपभोग कुल हो रहा है, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, उस समय कुल उपयोगिता मैक्सिमम है, सबसे अधिक 100 है। उसके बाद अगर वह अगली इकाई का उपभोग करता है तो उसको ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, जो यहां पर भी कुल उपयोगिता घटती हुई दिखेगी। तो यहाँ 100 से 90 हो गया। फिर अगर फिर एक अगली इकाई का उपभोग करता है तो और उसकी कुल उपयोगिता घट जाएगी। इस प्रकार से यह कुल उपयोगिता सारणी है। वापस देखते हैं कुल उपयोगिता रेखा चित्र। इसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों रेखा चित्र को एक साथ दिया गया है। तो कुल उपयोगिता रेखा चित्र अभी हम ऊपर देख रहे थे कि पहली इकाई से 40 दूसरी इकाई से ऐड होता जाता है, सीमांत उपयोगिताएं ऐड होती जाती है। और सीमांत उपयोगिता ऐड होती है कब तक? जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अभी हम देखे थे पीछे सारणी में कि जब सीमांत उपयोगिता 0 थी तो कुल उपयोगिता अधिकतम थी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता यहाँ 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है। उसके बाद अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता रेखा नीचे की ओर गिर रही है। तो यह है टोटल यूटिलिटी कर्व, जो एक सीमा तक तो बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर नीचे की ओर गिरने लगती है।
क्यों? क्योंकि समांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। तो यह था कुल उपयोगिता रेखाचित्र। अब हम जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच क्या संबंध है, इस पर थोड़ी बात करेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती लेकिन स्लो बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, नीचे के नकारात्मक ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो यह जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच यह संबंध था कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो यह था मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और यह है टोटल यूटिलिटी कर्व। तो यह था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। आइए अब इसी पर सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम गोसेन ने बताया था, गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया था। बाद में इस नियम को, इस नियम की व्याख्या मार्शल ने किया था। मार्शल ने इसको सीमांत उपयोगिता के नियम से इसकी व्याख्या किया था, घटते सीमांत उपयोगिता के नियम से। तो मार्शल का कहना है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाई या उपभोग की जाती है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। ये कहने का मतलब है जैसे जैसे हम किसी वस्तु के इकाइयों का उत्तरोत्तर उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी को उन्होंने उपयोगिता ह्रास नियम कहा। नियम का कथन अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की लगातार उपभोग की जाने वाली इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह था इस नियम का कथन या सिद्धांत। अब आइए उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर हो। मार्शल का कहना है कि जब तक यह प्रक्रिया उपभोग की चलती रहेगी तब तक उपभोक्ता की जो आय है वह स्थिर होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन उस दरमियान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता की चॉइसें अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए उपभोक्ता की आय स्थिर होना चाहिए। दूसरा है वस्तु की गुणवत्ता समान हो। वस्तु की गुणवत्ता से तात्पर्य है कि जब हम एक वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो प्रत्येक इकाई की जो क्वालिटी हो, जो गुण हो, वह बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक इकाई की स्वाद बहुत अच्छी थी, दूसरी इकाई की स्वाद खराब हो तो उसके उपभोग में अंतर आने लगेगा, उपभोग की प्रक्रिया में। तो वस्तु की गुणवत्ता समान हो। तीसरा है उपभोक्ता की रुचि अपरिवर्तित हो। उस प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता के रुचि में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। चौथा है विकल्प उपलब्ध न हो। उसका कोई सब्स्टिट्यूट न हो। उस वस्तु का, जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। पांचवा है निरंतर उपभोग हो। उपभोग कंटिन्यूअस होना चाहिए। उपभोग में उस प्रक्रिया के दौरान कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए
क्योंकि अगर हम किसी वस्तु का उत्तरोत्तर उपभोग करेंगे, उससे उपयोगिता ह्रास तभी होगा, उपयोगिता में ह्रास तभी होगा जब कंटिन्यूअस रहेगा। नहीं कि मैंने एक इकाई सुबह खाया, एक इकाई दोपहर में खाया, एक इकाई शाम को खाया, तो यह उपयोगिता ह्रास नियम उस पर लागू नहीं होगा। तो निरंतर उपभोग होना चाहिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नियम का सारणी एवं चित्र से व्याख्या। तो पहले हम लोग उपयोगिता ह्रास नियम को सारणी के द्वारा देखेंगे कि उपयोगिता ह्रास नियम कैसे क्रियाशील होता है। तो यह उपयोगिता ह्रास नियम की सारणी है। इसमें x की इकाइयां दी हुई हैं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 30, 40, 50, 40, 30 क्रमशः दी हुआ है, 0, -10। उसके बाद कुल उपयोगिता, सभी इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता क्रमशः दिया हुआ है। हम इसमें देख रहे हैं कि पहली इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता को 30 इकाई की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और क्योंकि एक ही इकाई है तो कुल उपयोगिता भी 30 ही होगी। उसके बाद अगर 2 इकाई का उपभोग करता है तो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 40, और दोनों इकाइयों से कुल उपयोगिता 40 और 30 70। फिर इसी प्रकार से 3 इकाइयों का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता 50, और तीनों इकाइयों से टोटल कुल उपयोगिता 120। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम उपभोग की प्रक्रिया आगे करेंगे, सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, क्योंकि हम ये भी पता है कि सीमांत उपयोगिता एक सीमा के बाद घटती है, उसमें ह्रास होता है, तो कुल उपयोगिता एक बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा। तो आइए देखिए, इसमें एक बात यह है कि अगर हम पहली इकाई से दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो इसमें सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जबकि नियम कह रहा है कि जैसे हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती है, ह्रास होता है। क्यों बढ़ती है? कुछ समय तक बढ़ती है। इसका कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा किसी वस्तु के लिए जो है उसके लिए परेशान है, तो या उसकी बहुत अधिक उसको जरूरत है, तो जब उसको पहली इकाई मिलता है तो और जो है उसके अंदर अगली इकाई प्राप्त करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, तो उससे एक सीमा तक पहले बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। फिर उसके बाद जब उसके पास कुछ इकाइयां आ जाती हैं तो फिर उसको काफी संतुष्टि मिल जाता है, तो उसके बाद वह उपयोगिता ह्रास नियम फिर उसमें लागू हो जाता है। तो फिर चौथी इकाई से देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता घटने लगी और एक बार शून्य हो गई, जहां पर उसको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है या वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है उस वस्तु के द्वारा। उसके बाद उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है कब? जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, धनात्मक तो होती है लेकिन घटते हुए दर से होती है, तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है लेकिन घटती दर से बढ़ती है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जहां पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। उसके बाद अगर भी उपभोग किया जाएगा तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी और कुल उपयोगिता घटने लगेगी। तो इस प्रकार से यह था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सारणी। इसके बाद हम आते हैं रेखाचित्र पर, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का रेखाचित्र। रेखाचित्र में देखते हैं कि एक्स अक्ष पर वस्तुओं की इकाई, उपभोग की वस्तु की एक्स वस्तु की इकाइयां हैं, और वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जब पहली इकाई का उपभोग हो रहा है, वस्तु की पहली इकाई का उपभोग हो रहा है, तो सीमांत उपयोगिता 30 और कुल उपयोगिता भी 30 है। सीमांत उपयोगिता मान लेते हैं 30 है और कुल उपयोगिता भी 30 है। जैसे ही अगली इकाई का उपभोग होता है, सीमांत उपयोगिता 40 हो जाती है और कुल उपयोगिता 70 हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता बढ़ के 40 हो गई, कुल उपयोगिता 30 से बढ़ के 70 हो गई। और उसके बाद तीसरी इकाई का उपभोग होता है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ के 50 हो जाती है और कुल उपयोगिता 120 हो जाती है। तो यहाँ 50 हो गया, फिर यहाँ 120 हो गया। तो यह बढ़ती हुई दर से सीमांत उपयोगिता के कारण यह जो कुल उपयोगिता रेखा है, जो कुल उपयोगिता वक्र है, यह तेजी से ऊपर को बढ़ता है
और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम 50 होती है। फिर उसके बाद हम अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से घटने लगती है, धनात्मक तो होती है लेकिन घटने लगती है। तो कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ने लगती है, और वह जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ती है। और कुल उपयोगिता अधिकतम वहां होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। 8वीं इकाई पर देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता शून्य है, सीमांत उपयोगिता रेखा यहाँ आकर के शून्य हो गई, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। कुल उपयोगिता रेखा टोटल यूटिलिटी वक्र जो है यहाँ पर अधिकतम है, सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो प्राप्त होती है सीमांत उपयोगिता अगर ऋणात्मक होती है तो ऋणात्मक नीचे आ जाती है सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पर कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इस प्रकार से यह रेखा चित्र द्वारा, इसकी व्याख्या सारणी द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा हम लोगों ने उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या किया। उसके बाद आते हैं नियम के अपवाद। अभी तक उपयोगिता ह्रास नियम में क्या कहा गया था? यही कहा गया था कि हम किसी भी वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन उसके अपवाद हैं। कहा जा रहा है कि इन सब मामलों में सीमांत उपयोगिता नहीं घटती है। पहला, नशे की वस्तुएं। नशे की वस्तुएं जो व्यक्ति नशा करने वाले होते हैं, शराब, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थ, तो उनके लिए एक के बाद एक दूसरा इकाई चाहिए। अगर उन्होंने शराब की थोड़ी सी ली तो फिर बढ़ता जाता है, उनके लिए घटता नहीं है। तो नशे की वस्तुओं में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। दूसरा, संग्रह वस्तुएं जैसे स्टाम्प्स, टिकट है, कॉइन्स, पुराने सिक्के हैं, इन सब मामले में जैसे हम संग्रह करते हैं तो एक के बाद लगता है 2-4 हो जाएगा तो हम रोज उसको इकट्ठा करेंगे और बड़ा, तो इन सब मामले में संग्रह कलेक्शन वाले जो पुरानी चीजों का कलेक्शन है उसमें भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अगला, दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुएं जैसे बहुत पुरानी चीजें हैं, जैसे पुरानी पेंटिंग है या अन्य ऐसी पुरानी चीजें जो कभी बड़ी दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उसके कलेक्शन में भी जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। धन तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम जैसे ही हमारे पास धन बढ़ता सोचते हैं और बढ़ता जाए उससे उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अब ये नियम का महत्व। नियम का महत्व क्या है? पहला है आर्थिक नियमों की नींव। तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारे आर्थिक नियमों का नींव है। यह नियम मांग के नियम, उपभोक्ता के बचत की अवधारणा और प्रतिस्थापन के नियम का आधार बनता है। इन तीनों नियमों का यह आधार है, बेस है। तीनों नियम इन्हीं से जो है परिवर्तित होती है। अगला, उपभोक्ताओं के लिए महत्व। यह उपभोक्ताओं को सीमित बजट के भीतर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि वे उच्च सीमांत उपयोगिता वाली वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए महत्व यही है कि वह अपने बजट को इस हिसाब से एडजस्ट करता है कि हमको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। उत्पादकों के लिए महत्व। उत्पादक इसका उपयोग मूल्य निर्धारण नीतियों और रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए करते हैं, जैसे कि थोक खरीद पर छूट देना, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है, कम होती जाती है। तो उत्पादकों के लिए भी इसका महत्व है। प्रगतिशील कराधान का आधार। प्रगतिशील कराधान का आधार, तो जैसे सरकार जब कर लगाती है तो हमारे यहाँ भी प्रगतिशील कर प्रणाली है, तो हम अधिक आय वालों पर कर की दर अधिक रखते हैं, कम आय वालों पर कर की दर कम रखते हैं, क्योंकि कम आय वाले के लिए जो उनके पास धन है उसकी उपयोगिता उनके लिए अधिक होती है, जबकि अधिक आय वालों के लिए उसकी उपयोगिता कम होती है। तो प्रगतिशील कराधान का आधार। अगला, हीरा जल विरोधाभास। हीरा जल विरोधाभास का तात्पर्य है कि इसमें
प्रयोग और प्रयोग और विनिमय मूल्य से मतलब है, प्रयोग और विनिमय मूल्य। कहा जाता है कि जल जो पानी है उसका जो प्रयोग अधिक है जबकि उसका विनिमय मूल्य कम है, और जो हीरा है उसका विनिमय मूल्य अधिक है लेकिन उसका प्रयोग मूल्य कम है। तो यह था नियम का महत्व। अब आइए इसी में एक दूसरा नियम है उपयोगिता में, समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम, इसको गोसन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसको भी गोसन ने ही दिया था लेकिन इसकी भी व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने किया है। प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वर्ष से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। और नियम का कथन है, उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास कोई ऐसी एक साधन है जिसको वो विभिन्न कामों में लगा सकता है या विभिन्न वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, तो वह सभी वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो, क्योंकि ऐसे में उस उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति होगी। ये मार्शल गोसन का कहना था और मार्शल ने इसकी व्याख्या किया है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख मान्यताएं, इनकी मान्यता है विवेकशील उपभोक्ता। कहना है इनका कि जो उपभोक्ता है वह पहले विवेकशील हो, तर्कशील हो, कि वह जो उसके पास आय है या जो साधन है उसको विवेकपूर्ण उसको खर्च करे। दूसरा है उपयोगिता की गणनात्मक माप। इनका कहना है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, गणना उसकी कर सकते हैं, मतलब उसको संख्यात्मक रूप से हम माप सकते हैं। तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर, तो इनका यह भी कहना है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वह स्थिर होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इनका मानना है जैसे अगर हमारे पास 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपए की जो वैल्यू है 100 रुपए में, वही वैल्यू तब भी होना चाहिए जब मेरे पास सिर्फ 10 रुपया बचे, तब भी हम 10 रुपया को उसी तत्परता से खर्च करें जब हम 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर रहे थे। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होना चाहिए। चौथा है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। यही बात है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा, जैसे भी ऊपर पढ़े थे, उपयोगिता ह्रास नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अगला है आय और कीमतें स्थिर। इस नियम, जब तक यह नियम क्रियाशील रहेगी तब तक उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की, बाजार में वस्तुओं की कीमतें स्थिर होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला वस्तुओं की विभाज्यता। तो जो वस्तु, जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु को हम छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं, मतलब छोटी छोटी इकाइयां उसकी हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका एक ही वस्तु कहीं केवल उपभोग करना है तो इससे संभव नहीं होगा। तो वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसको हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। अगला रुचि और फैशन में स्थिरता। तो इस दरमियान उपभोक्ता के रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और रीति रिवाज फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आइए समसीमांत उपयोगिता नियम की सारणी और रेखाचित्र द्वारा व्याख्या। तो हम लोग देखेंगे सारणी और रेखाचित्र से समसीमांत उपयोगिता का नियम। सारणी में पहले वस्तु की इकाई, उसकी इकाई से दिया गया है कि वस्तु की इकाई को दर्शाया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 उसका नंबर दिया गया है, वस्तुओं के उपभोग का नंबर बताया गया है कि पहले स्थान पर किसका, दूसरे तीसरे पर कहीं। और 2 वस्तुएं ली गई हैं, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। और यह मान लिया गया कि मान लेते हैं उपभोक्ता के पास सिर्फ 10 रुपया है, उपभोक्ता के पास सिर्फ 10 रुपया है। अब उस 10 रुपये को दोनों वस्तुओं पर किस तरह से खर्च करे कि उसको अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। उपभोक्ता के पास मान लिया गया 10 रुपया है और उस 10 रुपये को वस्तु एक्स और वस्तु वाई पर
किस तरह से खर्च करे कि उसको अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। तो यह सम सीमांत उपयोगिता के नियम से ही खर्च करेगा, तभी उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगी, ये मार्शल का कहना है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। मान लेते हैं उपभोक्ता के पास 10 रुपया है और प्रति इकाई एक्स की और वाई की प्रति इकाई जो कीमत है मान लिया गया है कि 1 रुपया है। एक्स की भी कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, वाई की भी कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है। अब पहली इकाई से जो एक्स वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह 20 है। एक्स वस्तु की पहली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह 20 है, और वाई वस्तु की पहली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह 16 है। अब बताइए कि वह किस वस्तु को पहले चॉइस करेगा। क्यों एक्स को करेगा? क्यों? क्योंकि एक्स से उसको जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह 20 है और वाई से 16 है, इसलिए वो पहली इकाई 10 रुपए का जो पहली इकाई है 1 रुपया वह खर्च करेगा एक्स वस्तु पर। फिर अब दूसरा रुपया नहीं खर्च करेगा। अब दूसरा रुपया इस पर खर्च करता है तो 16 इकाई केवल मिल रहा है वाई वस्तु से, और जबकि एक्स वस्तु से 18 मिल रहा है दूसरी इकाई से, तो दूसरा रुपया भी एक्स वस्तु पर खर्च करेगा। तीसरा रुपया यहां भी तीसरी इकाई से 16 मिल रहा है और यहां भी 16 मिल रहा है पहली इकाई से, दोनों बराबर है। अब ऐसे आइए हम देखते हैं, यह इस पर नहीं खर्च करेगा एक्स पर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्स वस्तु की 2 इकाई उसको मिल चुकी है, 2 इकाई का उपभोग कर चुका है, तो एक्स वस्तु की से वो काफी संतुष्ट हो चुका है, इसलिए वह वाई वस्तु को लेना चाहेगा और तीसरी इकाई 10 रुपए में जो तीसरा रुपया है वह वाई वस्तु पर खर्च करेगा। फिर चौथा रुपया फिर एक्स पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर 16 इकाई है और यहाँ पर 14 है, तो वाई एक्स पर खर्च करेगा। फिर पांचवा रुपया यहाँ जो है 14, यहाँ भी 14 है, फिर वो वाई पर जाएगा क्योंकि इसकी 3 इकाई हो चुकी है और इसकी 1 ही इकाई है, तो फिर हमेशा दूसरी वाई वस्तु का वह उपभोग करना चाहेगा। इसी प्रकार से छठा रुपया वह फिर एक्स वस्तु पर करेगा, 7वां फिर वाई पर करेगा, 8वां फिर एक्स पर करेगा, 10वां फिर एक्स पर करेगा, 9वां करेगा वाई पर, फिर 10वां फिर एक्स पर करेगा, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ पर 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि उसका पूरा टोटल 10 रुपए खर्च हो गए। उपभोक्ता के टोटल 10 रुपए खर्च हो गए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुपया उन्होंने एक्स वस्तु पर खर्च किया और 4 रुपया वाई वस्तु पर खर्च किया। और लेकिन जो मार्शल का कहना है कि वो अपने आय को इस प्रकार से व्यय करेगा कि सभी जगहों से या सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर जो अंतिम 10 इकाई और यहाँ पर अंतिम 10, दोनों से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वह बराबर है 10-10। इसका मतलब कि अब इस विधि से जो उसको कुल उपयोगिता मिलेगी दोनों वस्तुओं से वह अधिकतम होगी, उनका यह कहना है। ठीक, अब आते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग रेखा चित्र के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर व्यय की इकाई दी हुई है और वाई अक्ष पर उपयोगिता दिया हुआ है। यहां पर एक एक्स अक्ष के समानांतर रेखा एम सम सीमांत उपयोगिता रेखा खींची गई है जो समान उपयोगिता को बता रही है, समान सीमांत उपयोगिता को बता रही है। और एक्स वस्तु के लिए जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा खींची गई है वह पहली इकाई पर 20, फिर दूसरी पर 18, तीसरी पर 16, चौथी पर ठीक है 14, फिर छठी पर ठीक है चौथी पर 14, पांचवी पर 12, छठी पर 10, छठी इकाई पर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा यहाँ पर 10 है, जो 10 सम सीमांत उपयोगिता रेखा खींची गई है और उसके बाद 7वीं इकाई पर घट जाती है। 7वीं इकाई क्योंकि 6 इकाई का उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार से वाई वस्तु में 4 इकाई का उपभोग कर रहा है, तो वाई वस्तु पर देख रहे हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 और चौथी पर 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो दोनों ए और बी बिंदु पर उन दोनों को समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता, और यह सम सीमांत उपयोगिता रेखा।
प्रकार से यह है समसीमांत उपयोगिता रेखा द्वारा व्याख्या समसीमांत उपयोगिता नियम का। अब आते हैं नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। पहला, उपभोक्ता के लिए यह उपभोक्ता को अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर तर्कसंगत रूप से खर्च करने में मदद करता है ताकि अधिकतम संतोष मिल सके। क्योंकि मार्शल ने कहा था कि वह अगर इस विधि से अपनी आय को खर्च करता है कि सभी वस्तुओं पर इस प्रकार से वह खर्च करे कि सभी जगहों से जो उसको सीमांत उपयोगिता मिले वह समान हो, तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरा, उत्पादन में तो उत्पादक उत्पादन के विभिन्न कारकों को इस तरह लगाते हैं कि हर कारक की सीमांत उपयोगिता बराबर हो, जिससे उसको अधिकतम लाभ मिले। जो उत्पादक होता है, उत्पादन के लिए जो विभिन्न साधनों को हायर करता है, तो इस कंडीशन पर हायर करे कि जो भी साधन लगाए, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, प्रत्येक से जो सीमांत उपयोगिता मिले वह बराबर हो, तब उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यह नियम बताता है कि लोग वस्तुओं का तब तक प्रतिस्थापन करते हैं जब तक कि सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए। जब हम लोग वस्तुओं का लेन देन में करते हैं तब तक हम करते हैं जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए। लेन देन या बिजनेस तभी तक होता है जबकि लेने वाले और देने वाले को दोनों को फायदा हो, और तब तक करते हैं जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर न हो जाए। सार्वजनिक वित्त, सरकार इस नियम का उपयोग कर लगाने में करती है ताकि कर का बोझ सभी पर समान सीमांत त्याग के रूप में पड़े। ठीक है, सरकार जो कर लगाती है तो इस तरह से लगाती है कि जो कर का भार है वह सब वर्गों के ऊपर समान रूप से पड़े। बचत और उपभोग में संतुलन, यह उपभोक्ता को वर्तमान उपभोग और भविष्य की बचत के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। और आइए समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना। पहला है उपयोगिता को मापना कठिन। जैसा कि पहले भी बताया गया इसी में कि शुरू में की उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसको हम लोग माप संख्या के रूप में नहीं माप सकते, उसको कम महसूस कर सकते हैं कि हमको अधिक उपयोगिता मिल रही है, कम मिल रही है, ज्यादा कम, ये कर सकते हैं, लेकिन इसको हम संख्या के रूप में माप नहीं सकते। दूसरा है उपभोक्ता हमेशा तर्क संगत नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उपभोक्ता हमेशा तर्क संगत नहीं होता। हम बहुत जगहों पर वहां पर फायदे की बात नहीं सोचते या अपनी उपयोगिता की बात नहीं सोचते। बहुत से ऐसे काम होते हैं हमारे यहाँ पर हम उसको प्रतिष्ठा से ले लेते हैं, अन्य चीजों से ले लेते हैं, वहां पर हम उपयोगिता की बात बहुत नहीं करते हैं। हमको कहते कितना भी खर्च हो जाए उसको हमको करना है, तो वहां पर हम इस तरह से नहीं खर्च करते हैं कि हमको ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, कम मिल रही है। तो उपभोक्ता हमेशा तर्क संगत नहीं होता। आय और कीमतें स्थिर नहीं रहती, और ये भी कहना है कि क्योंकि ये हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो डायनामिक हमेशा गतिशील है, प्रायोगिक है, उसमें स्थिरता कभी नहीं होती, हमेशा वो गतिशील है। तो न तो आय स्थिर है न तो कीमत स्थिर है, जबकि इस सिद्धांत के मान्यता में है कि आय और कीमत दोनों स्थिर होती है जब तक प्रक्रिया चल रही है। ये भी संभव नहीं है कि आय और कीमत स्थिर रहे। अगला वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन। तो वास्तविक जीवन में हम समसीमांत उपयोगिता को लागू करने में काफी कठिनाई, क्योंकि हर वस्तुओं से मिलाना कि कहां कहां से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो वास्तविक जीवन में इसको लागू करना कठिन है। तो इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को, आप लोगों ने इस पीपीटी को सुना। और अगर ये पीपीटी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः धन्यवाद।